तो स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र आज का हमारा विषय रहेगा और अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 चैप्टर्स हम पढ़ चुके पहले। इसके बाद वाला जो चैप्टर हमारा आज का रहेगा अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 40 मिनट के आसपास की हमारी एक ही कक्षा लगेगी। इसी कक्षा के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि बॉटनी यानी पादप विज्ञान वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह के 3 चैप्टर हमारे बचेंगे, जिसके अंदर डिजीज वाला भी हमारा रहता है। सो आइए शुरू करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम या जिसको हम बोलेंगे कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, स्केलेटल भी बोल सकते हैं, स्केलेटन भी बोल सकते हैं इस चैप्टर के नेम को, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्केलेटन सिस्टम जो होता है, कंकाल तंत्र, नाम से जैसा कि आप जान गए होंगे कि कंकाल किसको कहा जाता है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी जिसके ऊपर बेस है, बॉडी तो नहीं कह सकते बट एक विशेष प्रकार से सारी संरचनाएं या प्रोटेक्शन सारे की सारी स्केलेटन सिस्टम के कारण ही है हमारी बॉडी की। तो अगर फर्स्ट वन, इस सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर है ये कहाँ पे होता है वो तो आपको बताऊंगा मैं, जैसे जैसे हम इसको समझेंगे तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। बट फिलहाल पहली चीज़ ये कि अगर मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए कि स्केलेटन सिस्टम का कार्य क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो आप जवाब क्या दोगे? चलिए, सो स्केलेटन सिस्टम जो होता है इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर इसका काम होता है, एक तो हमारी बॉडी को शेप यानी आकार देना, शेप यानी आकार प्रदान करना। दूसरा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। और थर्ड इसका फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट और जो आपके एग्जाम में आएगा वो है मोशन, गति प्रदान करना। अब आप कहोगे सर गति कैसे करेंगे? सो स्टूडेंट्स बताइए, अगर सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर स्किन हो, मांस हो, उसके अंदर कोई भी हार्ड चीज़ नहीं हो, तो मोशन कैसे होगा? कैसे हम जमीन को प्रेस करेंगे? हमारी बोन्स है तभी तो हम प्रेस कर पाते हैं, बोन्स नहीं होंगी तो ऐसे कैसे मांस पड़ा रहेगा एक ही जगह पे। तो इसलिए मोशन कराने में भी सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का ही होता है। क्लियर आपको ये बात? इसके बाद अब जो स्केलेटल सिस्टम है ना हमारा कंकाल तंत्र, अब ये बॉडी के अंदर होता का, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपकी पूरी बॉडी जो है ना ये एक स्ट्रक्चर के अंदर खड़ी हुई है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई हार्ड आपकी चीज़ें मिलेंगी आपको। सो वो जो हार्ड चीज़ें होती है ना, जिसको बोन्स कहा जाता है, या बोन्स के अलावा भी जैसे आपके ईयर है, ईयर के अंदर भी है, देखो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है बट फिर भी इसकी शेप बनी हुई है। तो ये जो शेप मेंटेन करके रखा हमारी बॉडी का, स्ट्रॉन्ग जो हमारी बॉडी है, सो वो सारे के सारे किसके कारण है? या तो बोन्स के कारण है, या जो वीक बोन्स होती है जो कान वगैरह में होती हैं इनके कारण है। इनको कहा जाता है कार्टिलेज। सो जो बोन्स और वीक से मिलकर के, कार्टिलेज से मिलकर के बनता है, जो अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर के बनता है, उसी को कहा जाता है स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। और हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है ये, जैसा कि आप जानते हो सारी चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए अब इसका अध्ययन करते हैं। सो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है, कंकाल तंत्र जो है, वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर के बनता है। 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, बोन्स एंड कार्टिलेज, यानी अस्थि और उपास्थि। 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। अब देखिए स्टूडेंट्स, बोन्स जो होती है और कार्टिलेज जो होती है वैसे सेम ही चीज़ है। डिफरेंस क्या है कि कार्टिलेज है ना एक प्रकार के, आप ये बोल सकते हो, वीक बोन्स होती है, यानी कार्टिलेज जो है वो एक प्रकार की कमजोर अस्थियां होती हैं, ठीक है। ये अर्ली स्टेज बोल दो बोन्स की, कुछ ऐसी होती है। वैसे एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली तो दोनों अलग चीज़ें हैं, बट कार्टिलेज जो होती है उपास्थि, उप अस्थि यानी वीक बोन्स आप बोल सकते हो, कमजोर अस्थियां होती है जिनको रबड़ की तरह मोड़ा जा सकता है। जैसे रबड़ की गेंद उछलती है ना, इलास्टिक होती है, स्प्रिंग की तरह, वैसी ही होती हैं। और कार्टिलेज जो होती है ना, ये ज़्यादातर हमारी कहाँ पे पाई जाती हैं? जॉइंट्स, जो हमारे बॉडी के अंदर जोड़ होते हैं। क्योंकि अगर एक बोन से दूसरी बोन का जॉइंट होगा, उसके बीच में अगर कोई फाइबर जैसी चीज़ नहीं होगी, रबड़ जैसी चीज़ नहीं होगी, तो एक दूसरे से टकरा टकरा के घिस जाएंगी वो। तो इसीलिए उनके बीच में एक रबड़ की जैसी चीज़ें होती हैं
जो कि कमज़ोर होती हैं अस्थियों की जैसी, उनको कहा जाता है कार्टिलेज। सो ये ज़्यादातर जॉइंट्स पे होती हैं या कई ऐसी जगह पे होती हैं जिसको इलास्टिक बनाना हो, जिसको मजबूती भी प्रदान करनी हो और इलास्टिक भी होना चाहिए। जैसे हमारे कान हैं, तो हमारे ईयर्स जो हैं इनको हमें क्या करना, मजबूती भी देनी है लेकिन शेप भी देनी है। अब बोन्स होंगे तो इलास्टिक नहीं होंगे ये, और इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, कार्टिलेजेज होती हैं जो कि जिसे मजबूती मिलती है इनको, यानी अपनी शेप बनाए रखते हैं और इलास्टिक भी होते हैं। चलिए, तो एक कार्टिलेजेज होगी हमारी जो ज़्यादातर जॉइंट्स पे होती हैं। अब बात करते हैं बोन्स जो हमारी हैं, इनके ऊपर आते हैं। कार्टिलेजेज को पहले हम एक बार कंप्लीटली अध्ययन कर लेते हैं, जितनी बातें हमारे कार्टिलेजेज उपास्थियों के बारे में है पहले तो हम उन्हीं को अध्ययन करेंगे अभी इस चैप्टर के अंदर, उसके बाद हम बोन्स पे आएंगे। बट बोन्स के बारे में देखिए, जैसे सबसे पहली चीज आपसे एग्जाम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, वो पूछेगा कि कौन से प्रोटीन से बनी होती हैं ये हमारी जो कार्टिलेजेज है ना, वो कौन से प्रोटीन से बनी होती हैं। सो उसका नाम आप याद रखेंगे, कॉन्ड्रोम्यूको प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन से बनी होती हैं कार्टिलेजेज। और बोन्स के बारे में अगर आपसे पूछे कि कौन से प्रोटीन से बनी होती हैं, तो याद रखिएगा ओसीन नामक प्रोटीन से बनी होती हैं ये आपकी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 38% होता है ये ओसीन प्रोटीन। इसके अलावा बोन्स के अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट एंड लवण। कौन से लवण, मैग्नीशियम के या कैल्शियम के, फॉस्फेट हो सकते हैं या कार्बोनेट्स हो सकते हैं, इनसे मिलकर के बनती है हमारी बोन्स। कार्टिलेजेज जो इसकी स्ट्रक्चर एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जिस भी प्रकार का प्रश्न आए आपके छूटे ना। चलिए, तो एक बार आपको मैं कार्टिलेज जो है ना, फंक्शन तो मैंने बता दिया। कार्टिलेज वीक बोन होती हैं, जॉइंट्स पे ज़्यादातर पाई जाती हैं, ऐसे पार्ट से पाई जाती है जिसकी शेप भी मेंटेन करनी है और उसको हमें इलास्टिक भी बनाना। जैसे कि हमारे ये गले की ले लो, ट्रैकिया, श्वसन मार्ग होता है, इसको इलास्टिक भी करना है ताकि गला हम घुमाएं तो टूटे ना, और इसको स्ट्रॉन्ग भी रखना है, तो इसलिए वहाँ पर भी क्या होती है, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज जो है ना, इसका एक रफली आइडिया ले लेते हैं डायग्राम से, ताकि एग्जाम में बनने वाला किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको छूटे ना। एक रफ सा आइडिया आपको दे देता हूं मैं। इस प्रकार से होता है ये जो कार्टिलेज है, एक प्रकार से आपका ये कार्टिलेज की शेप इस प्रकार की होती है। ये जो बाहर वाली लेयर जो है, इसको कहा जाता है पेरिकॉन्ड्रियम, हिंदी में भी यही कहा जाएगा इसको। ये जो आपको दिख रही है ऊपर सेल्स हैं, ये इनको कहा जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये सेल होती है, और ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट नाम की सेल या कोशिकाएं होती है ना, ये नई कोशिकाएं होती हैं जो अभी विकसित हो रही हैं, ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं अभी, वो कोशिकाएं होती हैं। नीचे जो आपको दिख रहा है ये सारा लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को कहा जाता है मैट्रिक्स। ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है लेकुना, हिंदी में भी इसको यही कहा जाएगा लेकुना, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं इनको कहा जाता है फाइबर्स, रेशे। ये लेकुना के अंदर आपको जो दिख रही हैं छोटी छोटी, ये भी सेल यानी कोशिकाएं हैं इनकी तरह, और इनको कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं होती हैं। तो इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्टिलेज जो होते हैं वो किस प्रोटीन से बने होते हैं, तो कॉन्ड्रोम्यूको, और किन कोशिकाओं से बने होते हैं, तो दो ऑप्शन आपके पास, लेकिन आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, कॉन्ड्रोसाइट्स को, क्योंकि ये कोशिकाएं नई नहीं है, ये बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी हैं इसीलिए। ओके, अब एग्जाम में यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो लेकुना होता है जिसके अंदर ये सेल होती हैं, इस एक लेकुना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कोशिकाएं आ सकती हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8,
एक लेकुना के अंदर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 कोशिकाएं आ सकती हैं। क्लियर रखें इसको। अभी जो मैट्रिक्स बोल दो या ये फाइबर है ना, इन फाइबर या मैट्रिक्स के आधार पे ये जो कार्टिलेजेस होती हैं ये कितनी प्रकार की होती हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन जिनको बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। सेकंड वन जिनको बोलते हैं फाइब्रस, थर्ड वन इलास्टिक कहा जाता है। 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। फाइब्रस यानी रेशेदार और इलास्टिक का मतलब लचीली। 3 प्रकार की कार्टिलेजेस होती हैं, 3 प्रकार की उपास्थियां होती हैं हमारे बॉडी के अंदर। हाइलिन कार्टिलेज जो होती है ना, इनके बारे में आपको पहली बात तो याद रखनी है कि ये सबसे कमजोर होती हैं, सबसे कमजोर और सबसे ज्यादा संख्या में हमारी बॉडी में होती हैं। ये करती क्या है, जिस भी अंग के अंदर होती हैं उसको एक तो सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे हमारा वाइंड पाइप है, यहाँ पे भी होती हैं ये। और दूसरा, उसको कार्टिलेज है तो लचीलापन तो सबके अंदर होगा ही, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी भी रखती है उस ऑर्गन के अंदर, तो ये हाइलिन होगी। इसके बारे में स्पेशल बात आपको क्या याद रखनी है, इसके अंदर हाइलिन जो होती हैं, इसके अंदर जो मैंने ऊपर आपको फाइबर बताए हैं ना, ये फाइबर नहीं होते या बहुत ही कम मात्रा में होते, या तो फाइबर होते ही नहीं है इसके अंदर, अगर होते भी है तो बहुत कम मात्रा में। इसके बाद अब बात की जाए रेशेदार जो कार्टिलेज हैं, फाइब्रस। रेशे क्या करते हैं, रेशे जॉइंट्स पे होती हैं, ये आपके बॉडी के जॉइंट्स पे होंगी। जैसे घुटने का जोड़ हो गया, कोहनी का जोड़ हो गया, ठीक है, डिस्क वाला जोड़ हो गया, सो इन जॉइंट्स पे होती हैं, जॉइंट्स को जोड़ के रखती हैं। फाइबर्स जो होते हैं ना, फाइबरस नाम से ही दिख रहा है, इसके अंदर फाइबर होते हैं। और कौन से होते हैं, वाइट फाइबर होते हैं, वाइट फाइबर होते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये जॉइंट को बांध कर रखती हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जॉइंट को अलग नहीं होने देती जल्दी से, सो उनको मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल बता दें, नी घुटने का जोड़, डिस्क जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सब। अब इलास्टिक जो होती है, लचीली जिनको हम बोल सकते हैं, इनकी अगर बात की जाए इलास्टिक की, सो इलास्टिक ये भी क्या करती हैं, ये आकार प्रदान करती है हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को। जैसे हमारे ईयर के अंदर होती है, तो ईयर को आकार प्रदान कर दिया और लचीलापन भी छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इलास्टिक जो होती हैं, इनके अंदर कौन सा फाइबर होता है, येलो, पीला फाइबर होता है जो थोड़ा सा कमजोर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सो 3 प्रकार की बता दी मैंने, सबसे ज़्यादा सबसे कमज़ोर होती है, सुरक्षा लचीलापन देती हैं और फाइबर नहीं होता है। इसके बारे में बता दी, वाइट फाइबर होता है, जॉइंट पे होती है, मजबूत होती हैं, और यहाँ बता दी आकार प्रदान करती हैं, येलो फाइबर होता है। तो यहाँ से ज़्यादा इतना ही क्वेश्चन बन सकता है आपका, कार्टिलेज, ठीक है। अब कार्टिलेज के बारे में कुछ बात याद रखना कि खुद को रिपेयर नहीं कर सकती अपने आप, ठीक है, खुद को रिपेयर नहीं कर सकती कार्टिलेज। दूसरा, इनके अंदर ब्लड फ्लो भी नहीं होता है, ब्लड फ्लो भी नहीं होता है और खुद को रिपेयर भी नहीं कर सकती, दोनों चीज़ याद रखनी है आपको। और कार्टिलेज के बारे में जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कार्टिलेज जो टिश्यू होते हैं, जो कार्टिलेज जो उत्तक है हमारी बॉडी में, वो किस प्रकार का टिश्यू है। 4 प्रकार के टिश्यू हमने बताए थे आपको, तो ये कौन सा है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। चलिए, सो ये कार्टिलेज के बारे में जितनी जानकारी हमें लेनी थी वो हमारी कंप्लीट हुई। अब मुख्य रूप से जो 80 से 85% हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स, अस्थियों से बना होता है। सो अभी हम पूरे बॉडी के अंदर जहां जहां भी जोन सी अस्थियां होती हैं, कितनी काउंटिंग होती है, उनके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है, वो सारी चीजें हमें अभी पढ़नी है, ठीक है। सो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं दोबारा से। कार्टिलेज को हमने पढ़ा, अब इसके बाद बारी आती है बोन्स या जिसको मैंने बोला था अस्थियां, बोन्स या अस्थियां। मैंने आपको बताया था कि लगभग 80 से 85% हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो इन्हीं से मिलकर के बनता है। तो आइए इनका अध्ययन कर लेते हैं। बोन्स जो होती हैं
एग्जाम में आपसे प्रोटीन तो मैंने बता दिया, अब आपसे पूछ सकता है कि बोन्स जो होती है उनकी सेल बताओ, उनकी कोशिकाएं बताओ कौन सी होती हैं, किन कोशिकाओं से मिलकर के बनती हैं। सो आपको बताना है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स ये सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर के बोन्स बनती हैं। होती कितनी हमारी बॉडी के अंदर? सो अगर बात की जाए अडल्ट पर्सन की, एक वयस्क मनुष्य की अगर बात की जाए, सो 206 आप बताएंगे। लेकिन अगर बात की जाए चाइल्ड के केस में आपको बताना है 300 प्लस। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, आपको 300 ना देके 260 लिख देगा, 270 लिख देगा, तो इससे ज़्यादा आपको बतानी चाइल्ड के अंदर, वो कितनी भी लिख सकता है आपके सामने। वैसे अगर कंफ्यूज नहीं करेगा, एग्जैक्टली अगर लिखेगा तो 300 प्लस आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा और वही आपको जवाब देना है। चलिए, अब ये तो मैंने काउंटिंग बता दी टोटल। अब इनको देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से कहाँ पे होते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब बोन्स जो हमारे बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम बोन से जो बना हुआ उसको हमने दो भागों में बांटा है। एक को तो हमने बोला है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र, और सेकंड वाले को हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय का मतलब हमारे बॉडी का अक्ष, जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी टिकी हुई है, या बाकी की अस्थियां भी जिसके ऊपर बेस है। कौन कौन सा आता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में? पहले तो आप याद रखिए इसके अंदर 80 बोन्स होती हैं, और अपेंडिकुलर जो है इसके अंदर 126 बोन्स होती हैं, कुल मिला के 206 हो जाती हैं आपकी। इस प्रकार से होती है। एक्सियल कौन सा आता है? एक्सियल आता है एक तो आपकी जो स्कल खोपड़ी है, दूसरा जो आपकी रीढ़ की अस्थि है, तीसरा जो आपकी पसलियां होती हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्सियल। यहाँ इस क्षेत्र में जितनी बोन्स होती हैं ना उसको बोलते हैं एक्सियल, अक्षीय, क्योंकि पूरी बॉडी इसी के ऊपर बेस है। इसके अलावा जितनी भी बोन्स होती है वो आती है पेंडिकुलर के अंदर, उपांगीय के अंदर। सो इसको एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। 80 बोन्स मैंने बताया, अब इनको काउंट कर लेते हैं कौन सी बोन कहां पे होती है। सो देखिए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारा, वो आता है स्कल, यानी खोपड़ी वाला हिस्सा। खोपड़ी जो वाला हिस्सा है इसके अंदर होती है हमारे पास 28 बोन्स, बट अगर ऑप्शन में 28 नहीं हो तो आप 29 भी लगा सकते हो। इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको क्यों होता है ऐसा। सेकेंडली इसके अंदर आते हैं हमारे बैकबोन वाली अस्थियां। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके अंदर कितनी अस्थियां होती हैं उसके साथ साथ। थर्ड वन आती हैं रिब्स, यानी पसलियां, और पसलियों के साथ ही एक और अस्थि होती है जिसको कहा जाता है स्टर्नम, उरोस्थी, स्टर्नम उरोस्थी। 4 प्रकार की अस्थियां होती हैं। अब स्कल के अंदर काउंट कर लेते हैं 28 कैसे होती हैं 28। देखिए, फर्स्ट वन तो हमारे क्रेनियम, ये जो कपाल वाला हिस्सा जो ब्रेन को कवर करके रखता है, इसको कहा जाए, जो मस्तिष्क को कवर करके रखता है ना, क्रेनियम वाला हिस्सा, कपाल वाला, इसमें होती हैं 8। उसके बाद हमारा जो फेस, चेहरा, इसके अंदर होती हैं 14। इसके बाद हमारे ईयर्स, कान, इसके अंदर होती हैं 6, 3 प्रकार की और 2 होती हैं 6 अस्थियां। ये 6 अस्थियां जो होती हैं इनके नाम भी आपको बता देता हूं। एक स्टेपीज, यही लिख देता हूं, इनकस मैलियस, स्टेपीज इनकस मैलियस। ये क्यों बताइए? क्योंकि आपको याद रखना है कि स्टेपीज जो होती है ना, हमारे पूरी बॉडी की, हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है,
और मैलियस जो होती है वो हमारे बॉडी की सबसे कमज़ोर, सबसे वीक होती है। ये सबसे छोटी और ये सबसे कमज़ोर। कुल मिला के कितनी हो गई हमारे पास? ये 14 और 8 22 और 6 28 हो गए 28। बट कभी कभी क्या करता है, एक होती है हॉइड बोन, गले के अंदर जो होती है एक अस्थि, कई बार उसको इंक्लूड करके दे देता है। अगर गले वाले अस्थि को इंक्लूड करके देगा तो 29 हो जाएंगी, अदरवाइज 28। बट प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे सही आंसर 28 माना गया है और वहां पे 29 ऑप्शन में था भी नहीं। और अगर हो तो भी प्रेफरेंस आपको 28 को देनी है कि स्कल में कितनी अस्थियां होती हैं, 28 आपको प्रेफरेंस देना है। बैकबोन के अंदर अगर देखा जाए तो अडल्ट के अंदर, वयस्क मनुष्य जो होते हैं उनके अंदर 26 होती हैं, और अगर चाइल्ड के अंदर बात किया जाए तो चाइल्ड के अंदर यही अस्थियां 33 होती हैं। अब कैसे होता है ये डिफरेंस वो भी आपको बता देता हूं। पहले आपको काउंट करा देता हूं कि बैकबोन के अंदर जितनी अस्थियां होती हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन वाले देखिए आप, सबसे फर्स्ट वन होती है सर्वाइकल। कई बार सुना होगा आपने कि सर्वाइकल पेन हो गया, यानी गर्दन में जो होती हैं, ये होती हैं 7। उसके बाद थोरासिक रीजन, यानी वक्स, चेस्ट वाले पोर्शन में, जो चेस्ट के बिल्कुल पीछे होती हैं जो, ये होती हैं 12। इसके बाद आती है लंबर, कमर वाली, थोड़ी सी नीचे, चेस्ट से थोड़ी नीचे पीछे की साइड, कमर वाली, ये होती है 5। इसके बाद आती हैं सैक्रम, कमर से थोड़ी नीचे, जिनको हिंदी में त्रिक कहा जाता है, ये भी 5 होती हैं। और इसके बाद आती हैं कोकिक्स, इनको कहा जाता है हिंदी में अनुत्रिक, ये होती हैं 4। तो बच्चे के अंदर इस प्रकार से होती है, आप काउंट करो, 12 और 7 19 और 5 24 और 5 29 और 4 33 हो गई। अडल्ट जब व्यक्ति होता जैसे जैसे बच्चे से, तो इन 4 के नाम की 1 हो जाती है और इन 5 के नाम की 1 बन जाती है जुड़ करके, यानी 9 की जगह पे 2 बच जाती है। 7 कम होगी तो 33 में से 7 कम करोगे 26 ही बचती है आपके। ठीक है, तो दोनों प्रकार से आपको बता दिया मैंने। रिब्स का आपको पता ही है, रिब्स कितनी होती हैं? 24 होती हैं। अब मान लो ये एक अस्थि है जिसके ऊपर रिब्स होती हैं, ठीक है, तो इसी के इर्द गिर्द आपकी रिब्स लगी होती हैं, ठीक है, रिब्स होती हैं। अब कुछ रिब्स ऐसी होती हैं जो कि इस बीच वाली जो अस्थि, इसका नाम क्या है वैसे आपको बता दूं, इसी को स्टर्नम कहा जाता है, और अस्थि यही होती है बीच वाली, इसी से निकल करके और पीछे बैकबोन से जाकर के मिल जाती हैं। कुछ रिब्स ऐसी होती हैं, काउंटिंग में ऐसी रिब्स जो होती है ना, उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है, जो बिल्कुल पैक होती है, जो यहां से और पीछे पैक कर देती हैं पूरे हमारी बॉडी को, उनको कहा जाता है ट्रू रिब्स, यानी मुख्य पसलियां। और ये कितनी होती हैं? तो 7 पेयर होते हैं, इनके 7 2 14, 14 होती हैं ये। इसके बाद कुछ ऐसी होती हैं जो निकलती जरूर हैं बट पीछे जाके कनेक्ट नहीं होती हैं, फ्लोटिंग, जिनको कहते हैं चाल्य। ऐसे खुली होती है एक साइड से, जो कहीं पे कनेक्ट नहीं होती दूसरी साइड से, उनको कहा जाता है फ्लोटिंग, क्योंकि देखो फ्लोट कर रही हैं हमारे, फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। सो फॉल्स, यानी जो एक साइड से रिब्स से जुड़ी हो और दूसरी साइड में स्टर्नम से जुड़ी हो, उनको फॉल्स कहा जाता है। चलिए, सो 3 प्रकार की होगी। फॉल्स कितनी होती हैं? ये 3 पेयर होते हैं, इनके 6 होती हैं, इनके 2 पेयर होते हैं 4, तो कुल मिला के 24 और एक ये हमारी स्टर्नम हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के आप काउंट करोगे तो ये हमारी कितनी हो जाएंगी? ये हमारी हो जाएंगी 80 बोन्स एक्सियल के अंदर। सो रिब्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक ट्रू रिब्स जो कि स्टर्नम से निकल के बैकबोन से जुड़ी होती है, एक फॉल्स जो कि इन रिब्स से ही जुड़ी होती है लेकिन स्टर्नम से भी जुड़ी होती है। फ्लोटिंग कौन सी होती है? जो कि स्टर्नम से निकलती जरूर है लेकिन कहीं भी जुड़ी नहीं होती, जो फ्लोट कर रही होती है, जो कि हमारी बॉडी को तोड़ने मुड़ने में सहायता करती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक्सियल कंप्लीट हुआ। अब इसको मैं अरेंज कर देता हूं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, या जिसको हम बोलेंगे
उपांगीय कंकाल तंत्र इसको कहा जाएगा। तो इसके अंदर 126 बोन्स मैंने बताई थी। अब ये दो भागों में बटा होता है। एक होती हैं बोन्स ऑफ लिम्स, जिनको कहा जाता है पादों की अस्थियां, पादों की अस्थियां, ये होती हैं 120 कुल मिला के। और दूसरा इनको बटा होता है गिरडल्स, गिरडल्स या जिनको हम कहते हैं मेखलाएं, मेखलाएं, ठीक है। बोन्स ऑफ द लिम्स जो होती है ये भी दो भागों में बटी होती हैं। एक होते हैं फोर लिम्स यानी अग्रपाद, जिनको हाथ बोला जाता है, और एक होते हैं हाइंड लिम्स, पश्चपाद, ठीक है, पश्चपाद यानी पैरों की अस्थियां। तो फोर लिम्स जो होती है 60 होती हैं, हाइंड लिम्स जो होती है ये भी 60 होती हैं। गिरडल्स जो होती है मेखलाएं ये 6 होती हैं। इन 6 के अंदर भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो पेक्टोरल गिरडल, पेक्टोरल गिरडल्स यानी अंश मेखला, और दूसरी होती हैं पेल्विक गिरडल्स यानी श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, ठीक है। पेक्टोरल गिरडल्स के अंदर 4 बोन्स होती हैं, इसके अंदर 2। अब ये करती क्या है वो आपको बताऊंगा, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। फोर लिम्स अग्रपाद यानी हाथों के अंदर जो अस्थियां होती है वो आपको काउंट करा देता हूं। देखिए यहां से काउंट कर देंगे, यहां से शुरू होती है। इसको कहते हैं ह्यूमरस, जो हमारी भुजा वाली जो अस्थि होती है इसको कहा जाता है ह्यूमरस। और ये कितनी होती है एक हाथ में? एक हाथ में एक ही होती है। इसके बाद आती है यहां पे 2 अस्थियां होती हैं, एक रेडियस एक अल्ना। सो एक को तो हम कहेंगे रेडियस और एक होती है अल्ना। इसके बाद यहां पे आओ, यहां पे अस्थियां जो होती हैं इसके अंदर, ये अस्थियां हमारी जो होती है ना इसके अंदर, उसको कहा जाता है कार्पल्स, कार्पल्स, और ये होती हैं 8। इसके बाद होती हैं मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और ये कितनी होती हैं? जितने भी हमारी उंगलियां होती हैं 5। और उसके बाद होती हैं फैलेंजेज, ये होते हैं 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 फैलेंजेज। सो कुल मिला के आप काउंट करोगे 19 और 8 27 और 3 30, 30 होगी एक हाथ में, दोनों हाथों में 60। इसी प्रकार से जो पैरों की अस्थियां होती हैं वो भी काउंट करा देता हूं। एक होती है फीमर, जो ये जांग वाली अस्थि होती है फीमर, ये होती है 1। इसके बाद होती है एक पटेला, पटेला या इसको घुटने की कटोरी भी कहा जाता है। घुटने के ऊपर जो नी के ऊपर हमारी होती है ना, यहां पे आप देखोगे कटोरी होती है एक 1। उसके बाद टीबिया एक होती है, फेबुला एक होती है। ये टीबिया और फेबुला घुटना जो होता है ना हमारा, घुटने से नीचे होती है दोनों। और उसके बाद टार्सल्स, ये 7 होती हैं। और उसके बाद मेटाटार्सल्स, ये 5 होती हैं। और जैसे यहाँ पे फैलेंजेस थी वैसे यहाँ पे भी होंगी, यहाँ लिख देता हूँ फैलेंजेज, ये 14 ही रहेंगी सेम। तो यहाँ भी 30 एक पैर में, दूसरे पैर में 30, टोटल 60 होती है। अब ये जो हाथ हमारे दोनों के दोनों जिस अस्थियों के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी शोल्डर वाली जो ये हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों को क्या कहा जाता है? पेक्टोरल गिरडल्स। तो ये 4 अस्थियां होती हैं। यहाँ पे कंधे वाली अस्थियां जो होती हैं, इन चारों अस्थियां जो होती हैं पेक्टोरल गिरडल बोला जाता है। ये क्या करती हैं? दोनों हाथों को जोड़ती हैं, यानी ह्यूमरस को जोड़ती हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से जो हमारे पैरों की अस्थियां होती हैं ना, फीमर वगैरह, ये इसको कौन जोड़ता है? पेल्विक गिरडल, ये मेखला, श्रोणी मेखला, हिप बोन जिसको बोल सकते हो, ये क्या करती है? दोनों पैरों को जोड़ती है।
ठीक है। सो ये समझ में आ गया ग्रिडल्स कहाँ पे होती हैं। तो कंधे की अस्थियां, ये कुल्हे की अस्थियां होती हैं जो कि हमारे हाथ पैरों को जोड़ती हैं। सो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे कौन सी अस्थि होती हैं। तो किसी प्रकार से यहाँ से फैक्ट बना के पूछा जा सकता है। एक चीज़ आपको याद जो रखना, वो याद रखना है कि पक्षियों जो होते हैं, पक्षी, उनके पंखों में कौन सी अस्थियाँ होती हैं। सो वो आपको नाम लिख देता हूँ, याद रखिएगा, न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स या न्यूमेटिक बोन्स वो होती हैं जिनके अंदर छेद होते हैं। तो पक्षियों के पंख जो होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उनको उड़ने में सहायता मिलती है। सो उनको कहा जाता है न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। इसके अलावा अब एक चीज याद, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बताओ कौन सी होती है हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है। तो आपको बताना है मैंडिबल। मैंडिबल बोन होती है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और ये मैंडिबल बोन होती कहाँ पे है, तो ये हमारा जो लोअर जॉ यानी नीचे वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा जो होता है ना, यहाँ पे होती हैं ये बोन्स। नीचे वाले जबड़े की जो मूवेबल बोन है ना, ये वाली होती है मैंडिबल। हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन यही होती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। अच्छा, सबसे वीकेस्ट बोन कौन सी होती है, वो मैंने आपको बता दिया, मेलियस होती है पहले ही। सबसे पतली बोन कौन सी होती है वो और बताओ, तो वो होती है फेबुला। फेबुला जो होती है सबसे पतली बोन होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये आपका सिस्टम सारा क्लियर हो गया होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, वीकेस्ट हो गया। सबसे लंबी बोन अगर आपसे पूछें, लार्जेस्ट अगर आपसे पूछे, ये और एक लास्ट याद रखो, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है, आपको भी पता होगा। तो वो कौन सी हमारी फीमर, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी होती है, लंबी होती है फीमर। सो आपका चैप्टर इसी के साथ स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट होता है। अगली कक्षा के अंदर मिलते हैं अगला चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।